सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रोल प्ले के बारे में। ये कहानी है एक पति पत्नी की, जो देखने में जितने सीधे नजर आते हैं उनका पास्ट उतना ही खतरनाक है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक हिटमैन है और अभी मिशन पर आई हुई है। एक आदमी उसे फोन से गाइड कर रहा होता है। वो अपने मिशन को खत्म करती है और वापस आकर के अपने हुलिये को बदलने लगती है। तब हमें पता लगता है कि एमा की शादी हो चुकी है। उसके पति का नाम है डेव और उसके 2 बच्चे हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि एमा क्या करती है। वो अपने मिशन को पूरा करने के बाद घर पे आती है और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगती है। जब उसका पति पूछता है कि तुम कहाँ पर थी, तब वो कहती है कि मैं बस एक बिजनेस मीटिंग के लिए गई हुई थी। वो अलग अलग जगहों के नाम रखती है ताकि उसके पति को कुछ भी पता ना लगे। उसका पति कहता है कि क्या तुम कुछ भूल रही हो? एमा कहती है कि नहीं। तब वो कहता है कि आज हमारी शादी का सालगिरह है। हमारी शादी को आज 7 साल हो गए। इन बातों को सुनने के बाद एमा को बहुत बुरा लगता है कि वो इस डेट को कैसे भूल सकती है। वो कंपनसेट करने की कोशिश करने लगती है ताकि उसका पति नाराज ना हो। सुबह सुबह उठकर जब वो नाश्ता बना रही होती है तभी उसका हैंडलर उसके पास कॉल करता है जिसका नाम है राज। वो कहता है कि तुम्हारे आखिरी काम से तुम्हारा क्लाइंट बहुत ही ज्यादा खुश है। वो एक और मिशन देना चाहता है तुम्हें। आखिरी मिशन के पैसे हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन वो एमा को कहता है कि धीरे धीरे तुम लाइमलाइट में आ रही हो। तुम्हारी फोटो वायरल हो रही है डार्क वेब पर। तुम्हारे सर पे बहुत बड़ा इनाम रखा गया था, लेकिन थोड़े समय के लिए हमने सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया है। तो जितना हो सके लाइमलाइट से दूर रहना। अगर तुम किसी भी मिशन पे जा रही हो तो इस बात का पूरा ध्यान रखा करो कि किसी का भी ध्यान तुम्हारे ऊपर ना आए। एमा कहती है कि अभी मैं मिशन पर नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है। वो नहीं चाहती कि इस बार वो अपने परिवार को छोड़ करके जाए। ऑलरेडी वो एनिवर्सरी का डेट भूल चुकी थी। मगर राज कहता है कि क्लाइंट की जिद है कि तुम ही इस मिशन को पूरा करोगी। वो पैसे बढ़ाने को तैयार है। जितने भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे पैसे तुम्हारे होंगे। तुम्हारे सर के ऊपर इनाम रखा गया है। उन चीजों को हटाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये वो समय बिल्कुल भी नहीं है कि तुम छुट्टी ले सको। तब एमा इस बारे में सोचने लगती है। रात में डेव एमा से कहता है कि हमें एक वेकेशन पर जाना चाहिए। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। अगर हम वेकेशन पर जाएंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अब एमा बहाने बना रही है। उसे पता है कि अगर उसने वादा कर दिया और वेकेशन के समय अगर वो किसी मिशन पर चली गई तो एक बार फिर से उसके घर में लड़ाई हो सकती है और ये बात डेव को बुरी लगेगी। वो डेव को बहला फुसला करके समझा लेती है। तब डेव उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें नर्स के कपड़े हैं। वो एमा को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम एक रोल प्ले करें इंटीमेट होने से पहले। एमा कहती है कि मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। हम एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे अजनबी की तरह, जैसे हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं, और एक दूसरे को पटाने की कोशिश करेंगे। कोई भी इतनी आसानी से हाँ नहीं कहेगा जब तक सामने वाला अपनी पूरी कोशिश नहीं करता। अगर हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया तो वहीं पर हम एक होटल रूम ले लेंगे और तब इंटीमेट होंगे। डेव को भी यह प्लानिंग अच्छी लगती है। अगले दिन एमा मिलती है डेव की छोटी बहन से जिसका नाम है केली और उसे समझाती है कि इनके जाने के बाद वो बच्चों का ध्यान रखे। केली मान भी जाती है। तब ये लोग निकल पड़ते हैं होटल के लिए। एमा पहले पहुंच जाती है होटल में। ये बहुत ही लग्जरियस होटल है। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं जो अभी भी ट्रैफिक में फंसा हुआ है। वो बार बार एमा को संदेश भेजने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क इतना खराब है कि वो संदेश नहीं भेज पाता। दूसरी तरफ एमा इंतजार कर रही है डेव का। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बूढ़े आदमी पर जिसका नाम है बॉब। बॉब बार बार एमा को ही देख रहा है। एमा उसे पूरे समय इग्नोर करती रहती है, लेकिन जब वो आदमी नहीं मानता तब वो फाइनली उससे बात करती है। बॉब सबसे पहले एमा से उसका नाम पूछता है। तब वो गलत नाम बताती है और कहती है कि मेरा नाम एलिस है, मैं एक फाइनेंशियल वर्कर हूँ। इन दोनों की बातचीत ऐसे ही चलती रहती है। तभी थोड़ी देर के बाद हम डेव को देखते हैं जो अंदर आता है और चारों तरफ ढूंढने लगता है एमा को। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर पड़ती है एमा पे। वो देखता है कि वो किसी बूढ़े आदमी से बात कर रही है। ये दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं। तभी बॉब को एहसास होता है कि एमा बार बार उस आदमी को देख रही है जो अभी अभी यहाँ पर आया हुआ है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डेव है। तभी बॉब यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाता है। डेव चला आता है एमा के पास और उसे बड़े अच्छे तरीके से हाय बोलता है। ये दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। एमा अभी भी अपना नाम एलिस बता रही है और डेव अपना नाम जैक बताता है। इन दोनों की बातचीत ऐसे ही आगे बढ़ने लगती है। ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। डेव उसके लिए ड्रिंक्स भी खरीदता है। तभी हम देखते हैं कि बॉब दोबारा यहाँ पर वापस आ गया है। वो इन दोनों से कहता है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं इस चीज को तुम दोनों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तब ये दोनों उसका साथ देने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बॉब इन्हें अपने कमरे का नंबर बताता है और कहता है कि पार्टी मेरे कमरे में कंटिन्यू रहेगी। अगर तुम लोग चाहो तो वहाँ पर आ सकते हो। लेकिन ये दोनों इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और चले आते हैं अपने कमरे में। अंदर आने के बाद डेव करीब आने लगता है एमा के। तब एमा कहती है कि इतनी जल्दी नहीं, तुम बिस्तर पर मेरा इंतजार करो, मैं फ्रेश होकर के आती हूँ। वो चली जाती है बाथरूम में और डेव बाहर इंतजार करने लगता है। समय ऐसे ही बीत रहा है। तभी बाथरूम के अंदर हम एमा को देखते हैं। तब हमें एहसास होता है कि वो जानबूझ करके देरी कर रही है ताकि डेव सो जाए। थोड़े समय के बाद वो जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि डेव सो चुका है। तब वो वापस आती है बॉब के कमरे में। बॉब कमरे का दरवाजा खोलता है और एमा को एना के नाम से बुलाता है। तब हमें पता लगता है कि बॉब एक हिटमैन है। वो यहाँ पर एक डिप्लोमेट को मारने आया था जिसे वो मार चुका है। यहाँ पर हमें एमा की पूरी कहानी पता लगती है। एमा एक हिटमैन ग्रुप के लिए काम किया करती थी जिन्हें वो छोड़ करके आ गई। उस ग्रुप के मुखिया
लड़किया का नाम है ग्वेन। ग्वेन तब से एना को ढूंढ रही है, लेकिन वहाँ से आने के बाद एना ने अपना नाम एमा रख लिया ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए, और वो फ्रीलांस करने लगी। वो बहुत सारे ग्रुप्स के साथ काम करती है अपने हैंडलर के साथ, लेकिन ग्वेन ने कभी भी पीछा नहीं छोड़ा है एमा का। उसी ने उसके सर पे बाउंटी रखा है, लेकिन सबको लग रहा था कि वो इसे मरवाना चाहती है, लेकिन ग्वेन मरवाना नहीं चाहती एमा को। वो बस चाहती है कि उसे कोई पकड़ करके जिंदा उसके पास लाए। बॉब जब यहाँ पर आया तब वो एमा को देख करके चौंक गया कि एमा यहाँ पर क्या कर रही है। तब से वो उसके पीछे लगा हुआ है ताकि वो एमा को पकड़े और ले जा करके ग्वेन के हवाले कर दे। एमा के सर पे एक बहुत ही बड़ा इनाम है। इन बातों को सुनने के बाद एमा कहती है कि मेरे पास एक और ऑफर है, अगर तुम चाहो तो ग्वेन को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उससे मिल भी सकती हूँ, लेकिन जितना भी तुम्हें इनाम मिलेगा उसे हम 60-40 करके बांटेंगे। 60% तुम्हारा, 40% मेरा। बॉब कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ग्वेन के लिए काम करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ अपने आप के लिए काम करता हूँ। जो भी सबसे ज्यादा पैसे देता है मैं उसी के टारगेट को मारता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारियाँ देखी हैं, तुम एक कमाल के हिटमैन हो। मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम, हम दोनों एक साथ मिल करके काम करें। मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा जितना तुमने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा है। एमा कहती है कि अगर मैंने मना कर दिया तब तुम क्या करोगे? बॉब कहता है कि मैं तुरंत कॉल करूंगा ग्वेन को और इनाम के सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद एमा कहती है कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक में जहर मिलाया था, तो तुम ज्यादा देर के मेहमान नहीं हो। बॉब अपनी बंदूक उठाने लगता है एमा को मारने के लिए, लेकिन अब उसका धीरे धीरे पूरा शरीर पैरालाइज हो रहा है, वो गिर जाता है। तभी डेव कॉल करता है एमा को पूछने के लिए कि वो कहाँ चली गई। एमा फोन उठाती है और ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी हम बॉब को देखते हैं जो दोबारा उठ के खड़ा हो गया है। अभी वो सिर्फ अंधा हुआ है, मरा नहीं है। वो गोली चलाने लगता है एमा पर। तब एमा नीचे बैठ जाती है, वो कॉल काटती है और इस बार मार गिराती है बॉब को। लेकिन एमा को अब जितनी जल्दी हो सके डेव के पास वापस जाना है। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा आती है डेव के पास और कहती है कि मेरा सर दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं दवाई लेने गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम अपने कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। इतना कहने के बाद ये दोनों करीब आने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। जैसे ही सुबह होती है ये लोग अपने घर पे वापस चले आते हैं, लेकिन अब एमा बहुत ही ज्यादा सीरियस है। वो फोन पे बात कर रही है राज से और उसे पूरी बात बता रही है कि कल रात क्या हुआ और उसने किसे मारा है। इस बीच बार बार डेव उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा का ध्यान बिल्कुल भी डेव पर नहीं है। वो फोन लेकर के चली जाती है बाहर। तब डेव को उस पर शक होने लगता है कि आखिर एमा क्या छुपा रही है। वो इस सच्चाई को जानना चाहता है। बाहर आने के बाद जब एमा बात करती है राज से, तब राज कहता है कि मैंने तुम्हें आगाह किया था कि जितना हो सके उतना शांत रहो, बॉब को मारा है तुमने। जल्दी ये बात हेडलाइंस में आ जाएगी। जैसे ही ये बात ग्वेन तक पहुंचेगी वो समझ जाएगी कि बॉब को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तो अब तुम्हें बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है, जितनी जल्दी हो सके एयरपोर्ट पहुंचो। तभी अंदर हम डेव को देखते हैं जिसके फोन पर एक संदेश आता है। संदेश में उसे पता लगता है कि रात जिस होटल में ये दोनों थे वहीं पर एक मर्डर हुआ है। जब वो विक्टिम की शक्ल देखता है तब उसे याद आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बॉब है जो इन लोगों से बात कर रहा था। वो पूरा आर्टिकल पढ़ के परेशान हो जाता है और भागते हुए पहुंचता है एमा के पास। उसे बताता है कि जो आदमी कल हमसे बात कर रहा था उसकी मौत हो चुकी है, किसी ने उसका मर्डर किया है। पुलिस वालों ने आर्टिकल में लिखा है कि एक कपल को देखा गया था उसके साथ आखिरी बार, और तुम्हें पता ही है कि वो कपल कोई और नहीं बल्कि हम हैं। तो पुलिस वालों का शक हमारे ऊपर ही है। अगर वो हमारे पास आए तब हम लंबा फंसने वाले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस वाले से पहले हमें वहाँ पर चले जाना चाहिए और सब कुछ बता देना चाहिए कि रात हम वहाँ पर क्या कर रहे थे और इस मर्डर से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन एमा डरी हुई है। उसे पता है कि अगर वो पुलिस वालों तक गई तो वो लोग उसकी पूरी हिस्ट्री निकालेंगे और उसके असली नाम के बारे में भी कहीं पूछ ले, क्योंकि उसने अपनी फेक आईडी बना रखी है। एमा डेव से कहती है कि तुम्हें पता है कि कल रात हम गलत नाम यूज कर रहे थे और हमने गलत आईडी भी यूज की है। तो अगर हम पुलिस वालों के पास गए और हमने ये सारी बातें कही तब उनका शक हमारे ऊपर ही आएगा कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोई भी फेक आईडी तभी इस्तेमाल करता है जब उसे कुछ इलीगल काम करना हो। तो हम पुलिस वालों के पास भी नहीं जा सकते। इन बातों को सुनने के बाद डेव और परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें पुलिस वालों का इंतजार करना चाहिए। जब वो हमारे घर पर आएंगे तभी हम उन्हें सच्चाई बताएंगे। इन बातों को सुनने के बाद एमा कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरी एक मीटिंग है, मैं लोकल फ्लाइट लेकर के निकल रही हूँ। डेव कहता है कि अभी अभी तुम वापस आई थी, अभी अभी तुम्हें कहाँ जाना है। इन दोनों के बीच थोड़ी देर तक बहस होती है, लेकिन अंत में डेव मान जाता है। तब एमा जाने लगती है। जाते समय वो बताती है कि सोमवार को वापस आ जाएगी। डेव कहता है कि वो उसे लेने के लिए आएगा एयरपोर्ट पे। जैसे ही एमा यहाँ से जाती है डेव सारे न्यूज चैनल्स को देखना शुरू कर देता है और सारे न्यूज आर्टिकल्स को भी पढ़ता है कि आखिर इस मर्डर के बारे में और क्या खबरें बाहर आ रही हैं। जैसे जैसे वो खबरों को देखता है वैसे वैसे उसकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। कुछ लोगों के पास वहाँ की फोटो भी है जो अब न्यूज़पेपर में आ चुका
चुका है। इस फोटो में ये दोनों साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं डेव को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही हैं। वो बार बार एमा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा कॉल नहीं उठाती। देखते ही देखते सोमवार का दिन चला आता है। तब डेव पहुंचता है एयरपोर्ट एमा को पिक करने के लिए। वो हर जगह पता कर लेता है, लेकिन एमा के बारे में उसे कहीं कुछ भी पता नहीं लगता कि आज एमा वापस आई हुई है। डेव समझ नहीं पाता कि आखिर क्या चल रहा है। पिछले कई दिनों से वो एमा से कांटेक्ट नहीं कर पाया है। वो इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचता हुआ बाहर आने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने आकर के एक कार रुकती है। डेव को जिस बात का डर था वही होता है। अंदर से 2 डिटेक्टिव्स बाहर आते हैं और डेव को लेकर के चले जाते हैं पुलिस स्टेशन पूछताछ करने के लिए। वहाँ जाते ही वो सबसे पहला सवाल उससे पूछते हैं कि जिस होटल में तुम गए थे वहाँ पर एक आदमी का मर्डर हुआ है और तुम और तुम्हारी पत्नी उससे बात कर रहे थे। वहाँ पर तुम लोगों ने जिस नाम का इस्तेमाल किया था वो तुम्हारे असली नाम नहीं है। ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया? तब डेव इन्हें पूरी सच्चाई बताने लगता है कि उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, तो बस हम एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे थे और ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। उसी बीच वो आदमी हमारे पास आ गया। बॉब से हमारा और कुछ लेना देना नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों डिटेक्टिव भी सोच में पड़ जाते हैं। इन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता डेव की बातों पर। तभी यहाँ पर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर आती है जिसका नाम है कार्वर। अंदर आते ही वो डेव से कहती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है? डेव कहता है कि वो बाहर गई हुई है। कार्वर उससे कहती है कि कितने साल से तुम उसे जानते हो? तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया? डेव पूरी बात बता देता है। तब उसके सामने कार्वर एक फाइल रखती है और कहती है कि तुम्हारी पत्नी का नाम एमा नहीं है, उसका असली नाम है एना। वो जिस लड़की के नाम का इस्तेमाल कर रही है वो लड़की कई साल पहले मर चुकी है। उसने तुमसे झूठ बोला है और ये बात हमें तब पता लगी जब हमने एयरपोर्ट पे उसे देखा। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब डेव भी सोच में पड़ जाता है। उसे सारी चीजें याद आती हैं कि एमा हर बार कहाँ जाती है और इतने समय के बाद वो क्यों आती है, और उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता। जब वो बाहर जाती है तब वो कॉल्स भी नहीं उठाती। कार्वर बताती है कि जिस आदमी की होटल में मौत हुई है उसका नाम बॉब नहीं था, उसका नाम है वेंडर और वो एक हिटमैन था। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब हालत खराब होती जा रही है डेव की। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। फिर ये लोग राज की तस्वीर दिखाते हैं। तब डेव कहता है कि ये उसका मैनेजर है। कार्वर कहती है कि नहीं, ये उसका हैंडलर है। वो नए नए क्लाइंट्स ला करके देता है तुम्हारी पत्नी को। तुम्हारी पत्नी एक हिटमैन है, वो भी बहुत बड़ी। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर जाकर के उसने क्राइम ना किया हो। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद डेव हंसने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा प्रैंक है। लेकिन थोड़ी देर हंसने के बाद उसे एहसास होता है कि ये सारे लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सब सच बोल रहे हैं। तब वो आता है वापस घर। घर आने के बाद वो घर के हर एक कोने की तलाशी लेता है एमा की सारी चीजों को चेक करने के लिए कि आखिर वो कौन है और घर में उसने कौन कौन सी चीजों को छुपा करके रखा है। बहुत देर के बाद उसे एक बहुत बड़ा ट्रंक नजर आता है। वो जैसे ही ट्रंक को खोलता है देखता है कि अंदर बहुत सारे पासपोर्ट्स पड़े हुए हैं, वो भी नकली नाम वाले। उसके साथ साथ विक्स भी हैं जिससे वो हुलिया बदल सके। जब वो एक और डब्बे को हटाता है तब अंदर उसे बहुत सारी बंदूकें नजर आती हैं। लेकिन डेव अभी किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहता। वो पुलिस वालों के पास भी नहीं जा रहा है। वो एक आखिरी बार बात करना चाहता है एमा से, क्योंकि 7 साल हो चुके हैं उनके शादी को। वो अपनी पत्नी से एक आखिरी बार तो बात करना ही चाहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और डेव से झूठ क्यों बोला। तभी इसके घर का डोरबेल बजता है। डेव जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि कार्वर यहाँ पर आ चुकी है। वो कहती है कि हमें पूरे घर की तलाशी लेनी है। वहीं दूसरी तरफ हम बर्लिन में देखते हैं एमा को, जो भागने की कोशिश कर रही है और गैंग वाले उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो इन्हें चकमा दे दे, लेकिन ये लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं। तब एमा एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। उसे पता है कि जब तक वो इन्हें मारेगी नहीं ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तभी एमा देखती है कि यहाँ पर राज आ चुका है। वो जाकर के उसके कार में बैठ जाती है। अभी भी लोग उस पर गोलियां चला रहे हैं। ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अंत में एमा को एहसास होता है कि राज को गोली लग गई है। यहीं पर राज की मौत भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम कार्वर को देखते हैं जो घर की तलाशी लेने के बाद जा रही है, लेकिन कैसे भी अब डेव को सच्चाई पता लगानी है। एमा के दराज से जितने भी विजिटिंग कार्ड्स मिले हैं वो उन सब पर कॉल करने लगता है एक एक करके, जिसमें से एक नंबर राज का है। तब उसकी बात होती है एमा से। वो एमा को सब कुछ बताता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है अभी के अभी। एमा कहती है कि मैं बर्लिन में हूँ, अभी नहीं आ सकती। डेव कहता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। एमा उसे बार बार मना करती है लेकिन डेव नहीं मानता। थोड़े समय के बाद वो पहुंच जाता है बर्लिन में। ये दोनों बैठे हुए हैं एक बार में। वो एमा को कहता है कि मुझे सब कुछ जानना है कि तुमने आखिर ये सब कुछ क्यों किया। तब एमा अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करती है। कहती है कि जब मैं बच्ची थी तभी से मुझे ट्रेनिंग मिली है लोगों को मारने की। मेरे पिताजी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जिन्होंने एक सिक्योरिटी कंपनी स्टार्ट किया इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्वेन कार्वर के साथ। थोड़े समय के बाद मेरे पिताजी को मार दिया गया। तब मुझे ग्वेन लेकर के चली गई। जब ग्वेन कार्वर का नाम यहाँ पर डेव सुनता है तब उसे एहसास होता है कि ये वही एजेंट है जिससे वो अभी अभी मिल करके आ रहा है, जिसने उसके घर की तलाशी ली है। एमा कहती है कि ग्वेन मुझे लेकर के चली गई। सालों तक मुझे ऐसे ही ट्रेनिंग दिया गया। जब मैं बड़ी हुई तब ग्वेन ने मुझसे कहा कि दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं हम उन्हें डायरेक्टली नहीं मार सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें मारो। तब मैं एक एक करके सबको मारने लगी, लेकिन थोड़े समय के बाद मुझे एहसास हुआ कि ग्वेन अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही है। तब मैं
मैंने उसे छोड़ दिया। तब से वो मेरे पीछे लगी हुई है। जब मैं बोस्टन में एक मिशन के दौरान आई हुई थी तब मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुम पहले मर्द थे जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि मर्द इतने अच्छे भी हो सकते हैं। तुमने जैसे मुझे ट्रीट किया मेरे दिल के अंदर एक उम्मीद जग गई कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ बाकी लोगों की तरह। मैंने चाहे तुमसे कितने भी झूठ बोले हों, लेकिन मेरा प्यार हमेशा ही सच्चा था। मैं 7 साल से तुम्हारे साथ हूँ। हर बार मैं ओकेजनल मिशन पे गई हूँ पैसों के लिए, ताकि मैं ग्वेन को अपने आप से दूर रख सकूं। इस बार भी मैं बर्लिन इसलिए आई थी ताकि मैं अपने पूरे परिवार के लिए कैनेडियन पासपोर्ट ले लूं और हम हमेशा के लिए ग्वेन से दूर चले जाएं। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब डेव को भी समझ में आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले यहाँ पर ग्वेन के आदमी चले आते हैं और बेहोश कर देते हैं एमा को। थोड़ी देर के बाद एमा की आंख खुलती है। वो अपने आप को पाती है घर में। जब वो घर में घूमती है तब वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे भी यहाँ पर है। ये ग्वेन का घर है। उसने सबको बंधक बना करके रखा हुआ है, डेव को भी। जब वो ग्वेन के पास पहुंचती है तब ग्वेन उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा मेरी टीम में आ जाओ। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तब हम कमाल करेंगे। अगर तुमने मना किया तो तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या करूंगी। एमा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मेरे दोनों बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। ग्वेन मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें डेव को मारना पड़ेगा। अगर वो जिंदा रहा तब तुम बार बार ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट होती रहोगी। उसके मरने के बाद मैं तुम्हारे दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगी। तब एमा भी मान जाती है। वो बंदूक लेती है और डेव को लेकर के चली जाती है जंगल में। जाते समय वो डेव को कहती है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए भेजा गया है। एक स्नाइपर बाहर ही खड़ा है। अगर मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी तब वो तुम्हें गोली मार देगा। मैं बस जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो। वो उसके कान में कुछ कहती है और गोली चला देती है। तब डेव नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर एक दूसरी हिटमैन आती है इस बात को कंफर्म करने के लिए। दूर से देखने के बाद वो ग्वेन को कंफर्म कर देती है कि एमा ने मार दिया डेव को, लेकिन वो जैसे ही पास आती है एमा मार देती है इस हिटमैन को। और स्नाइपर को समझ में नहीं आता कि ये लोग कहाँ गायब हो गए। उसे मारने के बाद एमा ने उसे जमीन पर ही लिटा दिया है। जैसे ही एमा यहाँ से जाती है डेव को भी होश आ जाता है। गोली सिर्फ उसके पेट को छू करके निकली है, इसीलिए डेव अभी भी ठीक है। एमा उसे लेती है और लेकर के जाने लगती है घर की तरफ जहाँ पर इनके बच्चे हैं। अंदर जाने से पहले वो एक बंदूक देती है डेव को और उसे समझाती है कि दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। डेव की जिम्मेदारी है कि वो दोनों बच्चों को सही सलामत रखे। तब तक एमा जा रही है ग्वेन के पीछे। वो जैसे ही अंदर जाती है बाकी लड़कियां उस पर टूट पड़ती हैं। एमा एक एक करके सबसे लड़ रही है और उन्हें मार गिरा रही है। देखते ही देखते वो चारों तरफ लाशें बिछा देती है। जैसे ही ग्वेन को इस बात का पता लगता है वो भागना शुरू कर देती है। वो जंगल में भाग रही है, लेकिन अब एमा भी उसके पीछे है। थोड़ी देर के बाद एमा उसे पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तुम घुट घुट के मरोगी। इतना कहने के बाद वो उसके पेट में ऐसी जगह पर गोली मारती है कि ग्वेन की स्लो डेथ हो। वो ग्वेन को ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़ करके चली आती है बिल्डिंग के अंदर। तब देखती है कि डेव के साथ बच्चे सुरक्षित हैं। ये चारों लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और कार से जाने लगते हैं यहाँ से दूर। अब इनका परिवार सुरक्षित है और इनके पीछे भी कोई नहीं आएगा। अब ये पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।